नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। आजकल किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और जैविक खेती में विभिन्न प्रकार के कल्चर तैयार करके अपनी फसलों में काम में ले रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान गांव इटावा भोपजी जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश यादव से मिलवा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि जैविक खेती में किस प्रकार से उपयोगी है कल्चर। जैसे जैसे हम जैविक खेती की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग तरह के जीवाणु और फंगस बैक्टीरिया आदि की आगे से आगे जानकारी मिलती जाती है। तो उसी क्रम में जैविक खेती में हम काफ़ी कुछ तरह के बैक्टीरिया और जीवाणु खाद का हम उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती में कई तरह के कल्चरों का उपयोग किया जाता है और इन कल्चरों का उपयोग करके रोगों की रोकथाम करने के साथ साथ फसलों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं और जब मृदा उर्वर होगी तो फसलों की अच्छी पैदावार होगी और इससे अच्छी उपज मिलेगी। कृषि में कुछ कल्चर हैं, 3 तरह के कल्चर हम ऐसे कल्चर रखते हैं जो रोगोपचार में काम में आते हैं। में एक है ट्राइकोडर्मा, दूसरा है सुडोमोनास और तीसरा है पेसिलोमाइसिस। तो ट्राइकोडर्मा को मुख्यतः फंगीसाइड के रूप में हम काम में लेते हैं और सुडोमोनास को हम बैक्टीरियासाइड के रूप में काम में लेते हैं जैविक खेती में, और जो पेसिलोमाइसिस है उसको एंटी निमेटोड के काम में हम उसको लेते हैं। 3 तरह की जो कल्चर हैं वो 3 तरह के रोगों में काम में आते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और जीवाणु ऐसे होते हैं जो पोषण के रूप में काम में आते हैं। उसमें एक होता है एजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन के अवशोषण में काम आता है पौधे के लिए। दूसरा होता है पीएसबी जो फास्फोरस को उपलब्ध कराता है पौधे को, और तीसरा होता है केएमबी जो पोटास को मोबिलाइज करने के काम में आता है पौधे की जड़ों में। और एक चौथी तरह का एक और होता है वेम जो वेसिकुलर एपिस्कुलर माइकोराजा होता है। तो वो होता है जड़ों में जो पोषण को लेने की क्षमता बढ़ा देता है पौधे की जड़ों को। इन कल्चरों को आप बाजार से लाकर सीधे उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें डेवलप करके भी उपयोग में ला सकते हैं। इनको डेवलप करने का तरीका काफी आसान है। इन्हें किसान अपने स्तर पर आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो पानी के साथ में डेवलप करने के लिए उसमें 200 लीटर के एक ड्रम में हम 2 किलो गुड़ लेते हैं और आधा किलो करीब उसमें बेसन लेते हैं और उसको कल्चर के साथ मिलाकर उसको करीब 6 से 7 दिन तक हम उसको ड्रम में रखते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम उसको हिलाते रहते हैं और धूप से बचा कर रखते हैं और छाया में रखते हैं। दूसरा जो गोबर में उसको डेवलप करते हैं तो उसमें गोबर में मिक्स करके उसमें 50% उसकी नमी की जाती है और छाया में रखकर उसको बोरी या टाट से उसको ढक दिया जाता है और करीब 7 से 8 दिन तक के बाद में उसको दोबारा से उसमें पलटी निकाली जाती है जिसमें अच्छे से उसमें जीवाणु है वो डेवलप हो जाते हैं। और उसके बाद में हम अगर सीधा उसको बेड में अप्लाई करना चाहें तो बेड पर के ऊपर डाल सकते हैं या बेसल डोज में काम में ले सकते हैं, या फिर ड्रिप के थ्रू अगर काम में लेना चाहे तो उसको पानी के ड्रम में घोल कर उसको छान कर ड्रिप के थ्रू भी हम काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इन कल्चरों का उपयोग अपनी फसलों में करते हैं तो कम खर्च में फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज ले सकते हैं। इसके साथ ही इन कल्चरों के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह हो जाता है कि हमें जो रासायनिक दवाइयां हैं उससे हमें बचाता है। जो हमारा उत्पाद होता है वो शुद्ध होता है, उसमें किसी तरह का रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं होता है और खाने वाले के ऊपर उसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह का रासायनिक दुष्प्रभाव उसमें नहीं आता है। और कि जो रिजर्व उसको रखने की, प्रोडक्शन को रखने की जो क्षमता है वो भी उसमें बढ़ जाती है क्योंकि वो शुद्ध रूप से जैविक होता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि उसका जो बाजार मूल्य है वो अन्य रासायनिक जो उत्पाद होते हैं उसकी बजाय हमें करीब 1.25 से 1.5 गुना तक उसको हमें मिलता है और उसका बाजार से हमें खर्चा भी बहुत कम वहन करना पड़ता है। सावधानी इसमें रखने का दो तरीके होते हैं। एक तो इसको हमेशा सूर्य की सीधी धूप से हमें बचा कर रखना होता है
और दूसरा होता है जो गोबर में हम कल्चर बनाते हैं उसका नमी बना के रखना। तो इन दो चीज़ों का हमें विशेष रूप से गौर रखना होता है। और जब हम इसको बनाते हैं तो उसके करीब 20 दिन के अंदर अंदर इसको काम में ले लेते हैं। इसके बाद में इसके जीवाणु और जो कल्चर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ख़त्म होना चालू हो जाते हैं उसमें ड्रम में या उसी जगह। तो उसमें खेत में अप्लाई करने के बाद में अपने आप वो अपने जीवन यापन शुरू कर देते हैं और अच्छी तरह से डेवलप होते रहते हैं और पौधे को उसमें उसका फ़ायदा भी मिलता रहता है। बैकयार्ड मुर्गी पालन यानी घर में ही छोटे स्तर पर मुर्गियों का पालन शुरुआत से ही होता आ रहा है, जिससे पहले केवल थोड़ी बहुत ही आमदनी किसानों को मिलती थी, लेकिन अब यह व्यवसाय अच्छी आमदनी कमाने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। इसके लिए किसानों को अब उन्नत नस्लों की मुर्गियों का पालन करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार। मुर्गी घर घर में पाई जाती है और ये आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसलिए खेती के साथ साथ यदि मुर्गी पालन का चलाते हैं, पालन करते हैं, तो उससे उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है। 20 मुर्गी होती है, फिर 4 मुर्गी बच जाती है, फिर उनका 20 बढ़ा, फिर 4 हो गया। तो केवल ज़रूरत है उसको बचाने का। तो उसके लिए उनको 2-3 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। वो जो देसी मुर्गी है उसी को रखें। देसी मुर्गी में बहुत से अच्छे गुण भी हैं। ये समझिए कि एक हैचरी मशीन का काम करती है। दूसरी बात है कि देसी मुर्गियाँ, इसमें इम्यूनिटी बहुत काफ़ी होती है। इसमें मरने का संख्या बहुत कम है। बहुत से कुत्ते उत्ते पकड़ लेते हैं उस मुर्गी को, ये भाग जाते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं। और इसका कीमत बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका कीमत माने कि ये करीब 6 महीना 7 महीना पाल करके 300 रुपये में आसानी से मिल जाती है। और उसका डिमांड बहुत काफ़ी है। बहुत से लेने वाले गांव में जा करके लेने वाले, क्योंकि देसी मुर्गियाँ मिल नहीं पा रही है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से बेरोजगार युवक और युवतियाँ भी हैं जो कि चाहते हैं कि हम बड़े पैमाने पर करें, आमदनी से ज़्यादा प्राप्त करें। इनका आवास जमीन से थोड़ा ऊपर और छायादार जगह पर होना चाहिए एवं स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होने से मुर्गियों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तो हम बताएं आपको जो कि घूम फिर के रह जाएगा। तो उनको आवास के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एक मुर्गी पर 1 से 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से जितना उनको मुर्गी रखना है, जगह देना है। घर जो बनावे थोड़ा ऊंची जगह पर बनावे, उसको प्लास्टर कर दे और उस पर जो डीप लीटर होता है उसमें डीप लीटर डाल दें और देसी मुर्गी ही रखें। तो थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। यदि वो चाहते हैं कि हमको और ज़्यादा आमदनी करना है तो उसका संख्या बढ़ाते जाएं और आसानी से मुर्गियाँ घूम कर आ जाती है अपना। तो एक तो टीकाकरण कर दें, फिर एक कृमिनाशक का दवा दे दें और तीसरा कि खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये खान पान पर ध्यान देंगे तो जो बढ़ोतरी होगा, जो हमको 8 महीना में उसका वजन मिलने वाला है, वो वजन हमको 6 महीना में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी उनका निकलते रहेगा और उसके लिए हमको बाजार से कोई चीज़ खरीद के देना नहीं है। घर के आसपास जाकर किचन के अवशिष्ट, कीड़े मकोड़े, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पोषण कर लेते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन्हें कुछ अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए इन चूजों को मक्का, गेहूं, जौ, चावल व 3 से 4 ग्राम मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे चूजों में कैल्शियम की कमी न हो सके। और ये बाकी जो देसी मुर्गी है उसको खिलाने पिलाने की बहुत जरूरत नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े और बाहर घर का जो जूठा सामग्री है उसे खा के रह जाते हैं। अजोला जो कि आप आसानी से पैदा कर सकते हैं, अजोला पैदा उसको खिलाने से और बहुत चाव से मुर्गियाँ खाती है, तो उससे मैंने उसको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। बच्चे अंडा भी ज़्यादा देगी, अंडे बड़े बड़े होंगे और मुर्गियाँ सब स्वस्थ रहती है। एक मुर्गी से ये 4 बार इसका क्लच होता है। एक बार में 12 से 15 अंडे देती हैं मुर्गियाँ। और उसमें हमारे किसान भाई को जो मुर्गी है उस पर करीब उसके साइज के अनुसार से 10 से 12 अंडे जो है उसको रखने माने बच्चा निकालने के लिए। अब बाकी जो एक्स्ट्रा अंडे है उसको अपने घर में इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और जो 10 से 12 रखते हैं तो मोटा मोटी उससे हम लोग को 80 से 90% चूजे निकलते हैं। फिर उसमें 10% मोर्टलिटी होती है। तो रफली आप कह सकते हैं कि एक बार में करीब 7 से 8 चूजे जो है कि 6-7 महीना के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये 4 बार होता है। तो 4 बार का हो गया कि मतलब 7-4-28 माने करीब 25 से 30 चूजे एक मुर्गी से हमारे किसान भाई बेच सकते हैं, जो कि 300 रुपये में आसानी से बिक सकता है। तो मोटा मोटी 8 से 9 हज़ार का एक मुर्गी से
बेच सकते हैं। और यदि 4 मुर्गी का परिवार रखते हैं तो हमेशा उनके पास 20 से 25 मुर्गियाँ रहेंगी और उस 4 मुर्गियाँ से माने कहीं 30 से 32 हज़ार 30 से 35 हज़ार रुपया उनको आमदनी हो जाएगा। तो यदि हम टाइमली डिवर्मिंग करते रहें, कृमिनाशक दवा देते रहें, टीकाकरण करते रहें और खाने का व्यवस्था करते रहें, और बाकी तो हमारे किसान भाई सब जान रहे हैं, तो ये 3-4 चीज़ कर करके वो इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश की भूमि लवणीय होती जा रही है और ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी इस तरह की भूमियों पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं इन भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला। भारतीय जनजीवन के तार नदियों के साथ गहराई से गुंथे हुए हैं। अन्न उत्पादन की बात हो या ग्रामीण जनता के सामाजिक आर्थिक उद्धार की, बाढ़ नियंत्रण की बात हो या फिर ऊर्जा उत्पादन की, हमने सदैव नदियों की ओर ही देखा है। ये जानते हुए कि भारत की अन्न समस्या का समाधान सिंचाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, अनेक विशाल नदी परियोजनाओं के द्वारा नदियों के जल की धारा को प्यासे गांवों की तरफ मोड़ा गया। आधुनिक मंदिर कही जाने वाली ये परियोजनाएं हमारी सराहनीय उपलब्धियां हैं। देश को इनसे अत्यधिक लाभ भी हुआ है, लेकिन मिठास के साथ कुछ खटास आ ही जाती है। जहां इन परियोजनाओं से फसल उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में हमारे अनुभव अच्छे सिद्ध नहीं हुए। परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में जल भराव एवं लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के कारण फसलों की बढ़ी उत्पादकता टिकाऊ साबित नहीं हो सकी। नहरों द्वारा सिंचाई का एक अपरिहार्य परिणाम है जल स्तर का ऊपर उठना। वैसे तो ये समस्या नई एवं पुरानी दोनों ही नहरों के कमान क्षेत्रों में पाई जाती है। जल स्तर ऊपर उठने के कई कारण हैं। नहरों के जाल से पानी का रिसाव, खेतों में जल का अनुचित प्रयोग एवं प्रबंध और अधिक पानी के प्रयोग वाली फसलों की खेती। इनके अलावा जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था और निकास प्रणालियों का समुचित रखरखाव न होने से भी ये समस्या और अधिक जटिल हो गई। उच्च भूजल स्तर और मृदा लवणता के बीच चोली दामन का संबंध है, इसीलिए जल भराव के साथ ही लवणता की समस्या भी उठ खड़ी हुई। अनेक जगहों पर सफेद लोनी लगे बंजर खेत दूर दूर तक दिखाई देने लगे। इसके अलावा आंशिक रूप से मृदा लवणता से ग्रस्त भूमियां भी उत्पादकता पर चोट करती हैं। ये विकार खेत में बड़े बड़े धब्बों के रूप में विकसित होता है। आर्थिक रूप से लाभकारी न होने के कारण किसान ऐसी भूमि पर खेती करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बंजर लवणीय भूमि को नम रेगिस्तान या वेट डेजर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये लवणीय भूमि जो है ये क्यों बन रही हैं हमारे देश में, तो इनका सबसे पहला कारण जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया है, एक तो जरूरत से ज़्यादा जो नहर का पानी और ट्यूबवेल का पानी जो हम फसल में लगाते हैं, इस पानी में काफ़ी लवण होते हैं। और साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो नहरें हैं उनसे जल रिसाव हो रहा है, जो खालें हैं, वाटर कोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, उनसे भी पानी का रिसाव हो रहा है और उससे जो मार्जिनल और हमारा लवणीय जल है, भूजल है, वो ऊपर आ रहा है। और जब यह जल भूजल आपके 5 फुट पे आ जाता है तो ये जमीन को बहुत ज़्यादा खराब करना शुरू कर देता है। इससे जो हमारी जलग्रस्त लवणीय भूमि बनती है और जब ये कैटेगरी भूमि की बन जाती है तो इसमें फसलों का नुकसान 50% और उससे ज़्यादा होता है। इन जमीनों को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले इसको रोकने का तरीका है कि कम से कम जल जो फसल को ज़रूरत है, जिसमें उसका उत्पादन ना घटे और अधिक से अधिक उत्पादन मिले, उतना जल हम लगाएं, चाहे वो नहर का हो या आपके ट्यूबवेल का। अपनी भूमि का टेस्ट और पानी का टेस्ट हर 2 साल के अंतराल पर कराते रहें, जिससे उन्हें अपनी भूमि की स्थिति पता रहेगी। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं। उसमें यदि पीएच की स्थिति लवणीय है तो आप खेतों में जल भर दें या पलेवा कर देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक खेत में पानी को भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद लवण और क्षार पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो पानी खेत में रह जाता है वो खेत की मृदा में मौजूद लवणों को हटा देता है।
इसके बाद जो पानी खेत में भरा रहता है उसको निकाल देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो जमीन खराब हो गई है उनके लिए CSSRI ने एक भूमिगत जल निकास प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इससे पाइप का नेटवर्क 5 फुट नीचे जमीन के अंदर बिछा दिया जाता है और जो लवण मिट्टी में होते हैं बरसात के जल या सिंचाई जल के द्वारा उनको घोलकर इन पाइपों के द्वारा निकाल दिया जाता है और ये खराब जमीन 2 साल में लगभग 80% ठीक हो जाती है और 3 साल में पूरी तरह हो जाती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान खरीफ फसलों की कटाई पूरी करें और रबी फसलों की बिजाई की तैयारी करें। किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। जरूरत के अनुसार धान की फसल में सिंचाई करें। संरक्षित नमी के तहत चने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। चने की उन्नत किस्में RSG 44, RSG 888, RSG 902, RSG 895, प्रताप राज चना और प्रताप चना का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव गौराऊ, जिला नागौर के श्रवण कुमार ने आपने अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुओं के संतुलित आहार खिलाने पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को नमस्कार एवं जोहार। आज हम चर्चा करेंगे हम उन किसान भाइयों के लिए जो कि दुधारू पशुपालन में लगे हुए हैं, जो कि जिनका मुख्य व्यवसाय दूध से आता है। जब पशु रखे हुए हैं तो उनमें ध्यान देना है कि वो पशु के आहार प्रबंधन में मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है। पहला हरा चारा, दूसरा सूखा चारा और तीसरा दाना मिश्रण। हरा चारा अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पशुपालक भाइयों के लिए। अब वो बहुत ज़रूरी भी है कि पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा अवश्य दें। और उसके अलावा होता है सूखा चारा। इसके अलावा दुधारू पशुओं के पशु आहार में सूखे एवं हरे चारे का भी समावेश करें। गाय और भैंस के लिए प्रतिदिन चारा की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम एवं सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उसके अलावा बात होता है हरा चारा। हरा चारा तो जितना हो सके 25 से 30 किलो तक वो दे सकते हैं। और हरा चारा अगर उपलब्ध है तो उनको दाना मिश्रण भी नहीं देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर उनका दूध उत्पादन 2-3 किलो से कम है तो सिर्फ हरा चारा से भी काम चल सकता है पशुपालक भाइयों का। पर अगर हरा चारा है, सूखा चारा, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा लागत जाता है खाना का आहार प्रबंधन करने में पशुपालक भाइयों का, वो है दाना मिश्रण। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि दाना मिश्रण घर पर कैसे बनाएं। मुख्यतः जो मुख्य उसके अवयव है दाना मिश्रण बनाने के लिए वो है अनाज, उसके साथ उसका सह उत्पाद है, फिर खल्ली है और फिर मिनरल है। प्रथम मिश्रण की बात करें तो उसमें हम अनाज दर्रा 45% लेते हैं। उसके बाद जो उसके साथ हम गेहूं का चोकर है या चावल का कुंडा है या चावल राइस ब्रान है उसको 36% तक ले सकते हैं। और उसके अलावा जो खल्ली है ये 8% हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सर का उपयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर 2% मिनरल मिक्सर। और उसके अलावा साधारण नमक 1% मिलाकर दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसके अलावा है कि दाना मिश्रण खिलाए कितना, तो दाना मिश्रण खिलाने के लिए कि जो गाय उत्पादन में नहीं है, जो दूध नहीं दे रही, जो कि ड्राई गाय है, जो सूखी गाय है, उन्हें 1.5 किलो के आसपास का दाना मिश्रण देना चाहिए। और उसके अलावा अगर भैंस है तो 2 किलो का दाना मिश्रण। इसके अलावा किसान अपने पशुओं को जीवन निर्वाह करने के लिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। अगर गाय या भैंस दूध नहीं दे रहे हैं तो उसको जीवन यापन करने के लिए 1 किलोग्राम आहार देना उपयुक्त रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो 3 लीटर दूध देने वाली गाय को आप 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए।
और भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको भी 1 किलोग्राम आहार देना उचित रहता है। और गाय या भैंस गाभिन है तो उसको अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अब बात होती है कि जब बाछा बाछी को किस तरह से आहार प्रबंधन करना चाहिए। जन्म के 1 से 3 दिन का जो समय होता है उस समय सिर्फ दूध देना चाहिए। दूध का जो का रिक्वायरमेंट होता है वो करीब जो हमारे यहाँ जो गाय है उसके लिए, उसके बाछा बाछी के लिए 2.5 किलो के आसपास। फिर 4 से 14 दिन के बाछों बाछियों के लिए कम से कम 3 किलो दूध देना चाहिए। फिर 15 से 30 दिन के जब हो जाए बाछा बछियाँ तब उसे 3 किलो के आसपास दूध देना चाहिए। और जब दूसरे महीने में चल जाए, पहले महीना को पार करके दूसरे महीने में जाए, दूसरे महीने में जाए, तब वो 2.5 किलो के आसपास दूध दे सकते हैं। उसके साथ साथ काफ स्टार्टर भी शुरू कर सकते हैं 1 महीने के बाद से। और फिर काफ स्टार्टर 500 ग्राम काफ स्टार्टर दे सकते हैं। उसके साथ साथ हरा चारा भी दे सकते हैं 2 किलो 2.5 किलो के आसपास। और जब तीसरे महीने में आए तो हम दूध को रोक सकते हैं। दूध को रोककर काफ स्टार्टर पूरी तरह से देना चाहिए, करीब 1 किलो के आसपास काफ स्टार्टर और 5 किलो के आसपास करीब हरा चारा। दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे कि हमारे पशुपालक भाइयों को अत्यधिक आमदनी की प्राप्ति हो सकती है। और तो इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाई हमारे द्वारा बताए गए सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को संतुलित आहार देंगे। कम खर्च में अपने घर पर बना के ही संतुलित आहार अपने पशुओं को हमारे पशुपालक भाई दे सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।